हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। इससे पहले हम विशाल मैदान और हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा और वो भी पढ़ लीजिएगा। और हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो वो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जान लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये आप बना सकते हैं। आपको इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी पहाड़ी किधर है, लेकिन अभी अगर आप समझ जाएंगे, हम पढ़ेंगे, तो आप ये चित्र यानी कि ये डायग्राम जो है आप बना लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो पठार है वो किस तरफ है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इस पठार के बारे में। तो जो यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक भाग है, अर्थात ये जो भारत है उसका सबसे बड़ा भौतिक भाग यानी वो आकृति कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार। यह गोंडवाना लैंड का भाग है जो सबसे पुराना भौतिक भाग है। गोंडवाना लैंड देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जब कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पृथ्वी सभी महाद्वीप है वो पहले एक ही थे। जैसे फर्स्ट में इनका जो विभाजन हुआ तो दो द्वीप बने थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। जो गोंडवाना लैंड था वो दक्षिण का भाग था, और यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यह भी उसी का भाग है, यानी कि उसी गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए यह सबसे पुराना भौतिक भाग है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार व औसत ऊंचाई 600 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है, अर्थात आपने भारत का मैप देखा होगा तो नीचे आपने दक्षिण की तरफ देखा होगा, त्रिभुज आकार का जो आकृति बन रही है वही प्रायद्वीपीय पठार है। और इसमें जो औसत जो इन पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, उनकी लंबाई यानी कि उनकी ऊंचाई जो औसत है वो 600 मीटर ही है, जिसका क्षेत्रफल 1600 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल जो है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी पश्चिम सीमा पश्चिमी घाट व पर्वत श्रेणी व पूर्वी सीमा पूर्वी घाट की पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो पश्चिम में जो पहाड़ियाँ हैं उनसे, और पूर्व की सीमा पूर्व की पहाड़ियाँ हैं उनसे निर्धारित होती है, यानी कि इन दोनों के मध्य में यह भाग फैला हुआ है। और आगे देखिए, जो उत्तर पश्चिम में अरावली व मध्यवर्ती उच्च भूमि के मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार व उत्तर पूर्व में मेघालय व करबी एंगलों का पठार के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार का सीमांकन होता है। यानी कि इन सभी से मिलकर यह प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है, देखिए, मालवा के पठार से, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उत्तर पूर्व में जैसे कि मेघालय का पठार, करबी एंगलों का पठार, इन सभी के द्वारा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका सीमांकन होता है। यानी कि इन सभी से मिलकर ये प्रायद्वीपीय भाग बना हुआ है। दक्षिण के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। जो दक्षिण का पठार है, भारतीय दक्षिण का पठार है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेकंड आता है दक्कन का पठार, और थर्ड आता है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। 3 भागों में बांटा गया है। अब हम समझ लेते हैं इन तीनों भागों को। तीनों भाग, फर्स्ट आता है हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसके औसत जो ऊंचाई है 700 से 1000 मीटर के बीच है, यानी कि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच में है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि इसका ढाल जो है दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम उधर है, यानी दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ है, और थोड़ा सा आगे उत्तर और पूर्व की तरफ इसका ढाल है। और मध्यवर्ती उच्च पठारी भाग में मुख्यतः 4 पठार पाए जाते हैं। 4 पठार है। पहला आता है मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार। ये चारों पठार जो है मध्यवर्ती उच्च भूमि के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। सेकंड आता है मालवा का पठार। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान व मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यह काली मृदा का क्षेत्र है, यानी कि ये इसका मालवा का जो पठार है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, काली मृदा है, और इसी काली मृदा को वर्टिसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टिसोल कहा जाता है। अगला आता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यह उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जिसे उत्खात भूमि या बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
यह जो बुंदेलखंड का पठार है ये क्या है, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है और यहाँ पर क्या उबड़ खाबड़ भूमि है, इसीलिए इसे उत्कात भूमि या बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अगला आता है बघेलखंड का पठार। जो बघेलखंड का पठार है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अगला आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, यह पठारी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति द्वीपीय रूप में उत्थित भूखंड है। अर्थात यह जो है ग्रेनाइट की चट्टानें हैं और उच्च स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। इसे पाट क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जो छोटा नागपुर का पठार है इसे पाट क्षेत्र भी कहा जाता है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। अर्थात यहाँ पर क्या है कि दो श्रेणियाँ हैं, विंध्याचल और कैमूर, ये दोनों पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो अधिकतर सहायक नदियाँ यहीं से निकलती है। और सोम, चंबल, उनपुड़, ये तीनों नदियाँ क्या है, यमुना की सहायक नदियाँ, और ये तीनों कहाँ से निकलती है, इसी विंध्याचल और कैमूर श्रेणी से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र सहायक नदी है और ये बनास नदी है, ये भी चंबल जो है उसकी सहायक नदी है और ये बनास नदी भी इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं और ये छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर बहुत सारे धात्विक खनिज है, यानी कि धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। अतः छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडार या अजायबघर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायबघर या खनिजों का भंडार के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है हमारा दक्कन का पठार। ये सेकंड भाग है दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मेकोल और महादेव पहाड़ियाँ स्थित है। यानी कि इसके पश्चिम में तो पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट और इसके उत्तर में यानी कि ऊपर वाले भाग में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ियाँ स्थित है। यानी कि इन तीनों से मिलकर इस वाले भाग का सीमांकन होता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ऊंची और अविरत है। यानी कि यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी तुलना में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ क्या है, ऊंची भी है और अविरत है। अविरत मतलब एक सीधी में नहीं है, यानी कि बीच बीच में टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती है तो क्या है, बीच बीच में टूटी हुई है। और इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। यानी कि इसकी औसत ऊंचाई तो 1500 मीटर है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी जी, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी जो है वो भी इसी वाले पठार के अंतर्गत है और इसी अन्नामलाई पहाड़ी में अनाईमुड़ी पहाड़ी स्थित है, यानी पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है, यानी कि टूटा फूटा नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी द्वारा अपवर्दित है। जो पूर्वी घाट है वो अविरत नहीं है और जो पूर्वी भाग है वो क्या है, पुरानी जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी से अपवर्दित है, यानी कि टूटा फूटा भाग है। जो पश्चिमी घाट है वो अविरत है, अविरत है मतलब टूटा फूटा नहीं है, ठीक है। और जो पूर्वी घाट है वो अविरत है, यानी कि टूटा फूटा है। जैसे यहाँ पे क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदी बहती है, इनके अपरदन से क्या है, ये पहाड़ टूट गया है, इसलिए ये क्या है, अविरत भाग है, यानी कि अविरत नहीं है, अविरत नहीं है। पूर्वी घाट जो है वो अविरत नहीं है। यहाँ की श्रेणियाँ सेवेराय, जावारी, पालकोंडा, नल्लामाला और महेंद्रगिरी है। यहाँ पर क्या है, कुछ श्रेणियाँ हैं जो कि जैसे कि सेवेराय, जावारी, पालकोंडा, अन्नामाली और महेंद्रगिरी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको दिया हुआ है डायग्राम, ये बना लीजिएगा। ये यहाँ पे ये सारी जो पहाड़ियाँ यहीं पर स्थित हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, सेवेराय, जावारी, पालकोंडा, नल्लामाला और महेंद्रगिरी। यहीं पर ये डायग्राम बना लीजिएगा, यहीं पर स्थित है। और पूर्वी व पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है। जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है वो कहाँ मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है। थर्ड आता है इसी के अंतर्गत उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं।
हिमालय की उत्पत्ति के बाद इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल व मेघालय के पठार में बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग अलग हो गए। यानी कि ये उत्तर पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, ये क्या है, पहले छोटा नागपुर का जो पठार था उससे मिला हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, जो इंडियन प्लेट थोड़ी खिसकी थी तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, दरार आ गई थी, यानी कि भ्रंश बन गया था। और इसी भ्रंश को मालदा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसी भ्रंश को मालदा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। बाद में ये नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ से द्वारा पाट दिया गया है। अर्थात पहले भ्रंश बन गई थी, क्यों बनी थी, क्योंकि जो इंडियन प्लेट थी वो खिसक गई थी। पर बाद में क्या हुआ था कि जो नदियाँ यहाँ से बहती है उनके द्वारा जो जलोढ़ भाग लाया गया, इनसे यह भ्रंश जो वापस पूरा भर गया, यानी कि वापस यहाँ पर समतल क्षेत्र बन गया है। आगे देखते थे कि आज मेघालय व करवी एकलोंग का पठार इसी प्रायद्वीप में अलग अलग है, यानी कि इसी के कारण क्या है, यहाँ पर एक करवी एकलोंग का पठार और जो मेघालय का पठार वो दोनों के अलग अलग है, ठीक है, इसी के कारण। और मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। मेघालय का जो पठार है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों क्या है, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ियाँ मेघालय पठार की 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, गारो है, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। तीनों पहाड़ियाँ कहाँ की है, ये मेघालय पठार की। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, वनस्पति नहीं के बराबर है। और यहाँ पर एक चेरापूंजी नामक चट्टानी प्रदेश है, यानी कि चट्टानी स्थल है जहाँ पर क्या है, वनस्पति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह संपूर्ण चट्टानी भाग है, यानी कि पूर्ण चट्टान है। तो यहाँ पर क्या है, जो वनस्पति है वो नहीं मिलेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। और ये जो टॉपिक था ये रीड से रिलेटेड था, और जो भी रीड से रिलेटेड ज्योग्राफी का सिलेबस है उसका वीडियो हम बना चुके हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इस वीडियो को भी लाइक करें, और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।